तो चलिए बच्चों, कोशिश करेंगे कि हम लोग दिल्ली सल्तनत के इस वीडियो में पूरा चीज़ को निपटा दें। इसमें पहला क्या है, अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग मंगोल आक्रमण। क्या है? मंगोल आक्रमण। सबसे पहला जो मंगोल आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय, लेकिन हुआ नहीं। इल्तुतमिश के समय क्या हुआ, 1221 में जो इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मकबरनी, ठीक है ना, इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए 1221 में चंगेज का सिंधु नदी के तट पर आ गया, ठीक है ना। लेकिन मंगवर्नी का साथ नहीं दिया, अपितु उसका दूत अलाइन उल मुल्क की हत्या कर दिया गया। तो मतलब कि इल्तुतमिश ने उसका साथ नहीं दिया, तो फिर वो क्या हो गया, चंगेज खान चला गया और उसके बाद उसका साथ नहीं दिया और उसका जो दूत आया था अलाइन उल मुल्क, उसका हत्या भी कर दिया इल्तुतमिश। फिर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के समय क्या है, 1239 में मंगोल सेनापति तायर बहादुर आया, ठीक है ना। तायर बहादुर ने सैफुद्दीन हसन को पराजित कर गजनी बमियान क्षेत्र जीता, ठीक है ना। और रजिया ने भी सैफुद्दीन की मदद करने से मना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या है कि इसके समय तायर बहादुर, रजिया सुल्तान के समय सैफुद्दीन हसन के साथ इसका पंगा हो जाता है। सैफुद्दीन की मदद रजिया ने नहीं किया, सैफुद्दीन हसन की मदद रजिया ने नहीं किया, बस पैसा वगैरह देकर उसको मना कर दिया। तो यहाँ से भी मंगोल आक्रमण क्या हो गया, टल गया। तो रजिया के समय क्या था, सैफुद्दीन हसन, तायर बहादुर। बहराम शाह, बहराम शाह के समय भी तायर बहादुर का आक्रमण हुआ और बहराम शाह के समय ही सबसे पहली बार आक्रमण होता है भारत में मंगोलों का। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये जो टोपी वाला सुल्तान है, इसके समय हलाकू से दूत मंडल का आदान प्रदान हुआ। इसी समय गोल्डन हॉर्ड प्रमुख यानी कि बरखा खां का दूत मंडल भी नासिरुद्दीन के दरबार में आया। अब यहाँ से यही सवाल पूछता है कि हलाकू के साथ किसका समझौता हुआ था, हलाकू का दूत किसके पास आया था, नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय, ठीक है। बलबन, दिल्ली सल्तनत में मंगोलों के प्रति पहली बार जो स्पष्ट सीमांत नीति है, बलबन के समय ही अपनाया गया। अब मंगोल और सल्तनत के मध्य सीमा क्या हो गया, व्यास नदी हो गया। बलबन के समय सीमा क्या हो गया, व्यास नदी। अब पहली बार जो मंगोलों के प्रति जो नीति अपनाया गया, स्पष्ट सीमांत नीति, तो बलबन ही अपनाया था। इसने क्या किया था, बलबन ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में किला बनाया और दूसरा क्या किया, अब 2 पंक्ति में 18,000 सैनिकों को तैनात भी किया था, ये भी किया था। फिर ईरान के इलाखानों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया, जिसमें ट्रांसक्तानिया के चगताई मंगोलों के विरुद्ध सफलता पाया जा सके। फिर बलबन क्या किया, बलबन किया कि ईरान के इलाकों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था, जिसमें ट्रांसक्तानिया के साथ ट्रांसक्तानिया के चगताई मंगोलों के विरुद्ध सफलता पाया जा सके, ठीक है। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या है कि किसका आक्रमण हुआ, हलाकू के पुत्र अब्दुल्ला का। फिर चर्चा ने क्या किया, अब्दुल्ला को पराजित कर दिया और उसको समझौता करने के लिए विवश कर दिया। इसके समय क्या हुआ कि 4,000 मंगोल अपना धर्म इस्लाम स्वीकार किया, जो कि यूपीएससी में भी पूछा था। अब मंगोलपुरी नाम के स्थान से बस गए थे, जिसे नव मुसलमान बोला गया। इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति सुलह कुल की नीति अपनाई। तो सबसे पहले मंगोलों को पराजित करने वाला कौन है, तो यही चच्चा जलालुद्दीन खिलजी। फिर तुगलकों के समय, तुगलकों के समय मंगोल आक्रमण किया है जीएसटी के समय शीर मंगोल, एमबीटी के समय तमड़ा सिरिन। याद है ना, एमबीटी के समय कौन था, तमड़ा सिरिन मंगोल नेता, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय याद रखेंगे, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय दावा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, दावा खाका के नेतृत्व में इतना से इतना समय के बीच भारत पर 6 बार आक्रमण हुआ था। 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और एक छठा भी होगा। पहला हुआ कादर खां,
जिसको दवा खां भी बोलते हैं, और उधर से था, साथ में दवा खां भी था, और उधर से था जफर खां, उल्गू खां। दूसरा हुआ सल्दी, फिर जफर खां। तीसरा हुआ कुतलू ख्वाजा। इसी में जफर खां क्या हुआ, एक ख्वाजा के साथ किली की युद्ध में इसमें जफर खां क्या हो गया, मर गया, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वर्णन अमर खुसरो ने आशिका में भी किया है। चौथा किसके साथ हुआ, तरगी के साथ हुआ, मलिक नायक का। ठीक है ना, तरगी के साथ हुआ मलिक नायक का। तरगी था जो पहली बार मंगोल सेना लेकर राजधानी के निकट आया था। इस कारण जब मंगोल ने तब तरगी का आक्रमण हुआ तो अलाउद्दीन ने सीरी का किला से में 2 महीने तक छुपना पड़ा। अब यहाँ पर क्या है, इसके बारे में ये लाइन कैसे याद रखेंगे, तो तरगी ही था जो ट्रिक है यहाँ पे, तरगी था जो अलाउद्दीन खिलजी को मिर्गी लगा के सीरी के किला में छुपने के लिए मजबूर किया। ठीक है, तो ये था, उस समय था मलिक नायक। पांचवा आक्रमण किसके समय है, एक सेकेंड, पांचवा आक्रमण किसके समय है, तो अली बेग और तरगी बेग, जिसको अमरोहा का युद्ध बोलते हैं, मलिक नायक। फिर छठा आक्रमण किसके समय, कबक खां, जो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ। मलिक काफूर के नेतृत्व में जो गाजी मलिक है उसने हराया। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में जो गाजी मलिक है उसने हराया। एक खिलजी के समय अंतिम मंगोल आक्रमण कौन किया, कबक, फंगस किया। ऐसे याद रखो, ये भी पूछता है। ठीक ना, खिलजी के समय मंगोल की सीमा कहाँ तक बन गई, सिंधु नदी तक। बलबन के समय ब्यास नदी तक था। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे मंगोल के निरंतर आक्रमणों से परेशान होकर अलाउद्दीन खिलजी ने पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए सैनिक छावनियों की स्थापना की और दुर्गों का मरम्मत कराया, यातायात को भी बेहतर किया। ये यूपीएससी में पूछा है स्टेटमेंट, तो ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल ने दिल्ली में 2 महीने तक घेरा डाला, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किला में छुपना पड़ा। घेरा इसके समय डाल दिया था मंगोल खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय। बलबन सीमांत प्रदेश की सुरक्षा हेतु किसे ने किया था, शेर खां, बुगरा खां, मोहम्मद खां। यही मोहम्मद खां है मंगोल आक्रमण में मारा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मंगोल आक्रमण पूरा। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से आपको याद करा दे रहे हैं। इल्तुतमिश के समय 1221 में खुद चंगेज खां था, किसका पीछा करते हुए, जलालुद्दीन मर्दी का पीछा करते हुआ, लेकिन इल्तुतमिश ने उसका सहायता नहीं किया। आईने मुल्क उसका जो दूत था उसको मार दिया। रजिया सुल्तान के समय कौन आया था मंगोल, तो जो बहादुर जिसका नाम था तायर बहादुर, किसका पीछा करते हुए, सैफुद्दीन हसन को। लेकिन सैफुद्दीन हसन का भी मदद नहीं की तो ये भी हंस नहीं पाया। फिर बहराम साहब के समय सबसे पहले भारत में मंगोल आक्रमण हुआ। इसके समय कौन किया, तायर बहादुर। फिर बहराम के समय कौन किया, फिर बहादुर आया, ये तायर बहादुर फिर आया। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद का किसके साथ दोस्ती होता है, हलाकू के साथ। हलाकू के साथ दूत मंडल होता है। इसी समय गोल्डन हट का प्रमुख जो था बरका खां का भी दूत मंडल आता है। फिर बलबन के समय बलबन ने क्या किया, स्पष्ट सीमांत नीति अपनाया था मंगोलों के प्रति पहली बार। बिल्कुल सही है। इसके समय सीमा क्या बन गया, ब्यास नदी। ये क्या क्या ईरान के इलाखानों के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापना किया बलबन ने। और ये जो था, और उत्तर पश्चिमी में किलों का श्रृंखला बनाया बलबन। फिर जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ, चाचा के समय, तो हलाकू का दूत मंडल जो अब्दुल्ला है, हलाकू का पुत्र था जो अब्दुल्ला, वो उसका आक्रमण होता है अब्दुल्ला का। ये अब्दुल्ला क्या होता है, लेकिन हार जाता है 4000 मंगोल के साथ। फिर ये लोग हमेशा के लिए मंगोलपुरी में बस जाते हैं और सुलह कुल की नीति अपनाया। जीएसटी के समय कौन था, तो सिर मंगोल। और एमबीटी के समय तमरासिरिन, याद है। और खिलजी के समय कौन कौन था, तो खिलजी के समय टोटल 6 बार आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी के समय। कादर खां, दावा खां, जाफर खां, उल्गू खां, सल्दी, जाफर खां। फिर कुतलू ख्वाजा, तो ख्वाजा खिला के किसको मार दिया, जाफर खां को मार दिया किली के युद्ध में। फिर तरगी, मलिक नायक, फिर उस जो कि तरगी जो है मिर्गी लगा के अलाउद्दीन खिलजी को मारा, सीरी के किला में 2 महीने तक छुपने के लिए मजबूर किया। फिर क्या याद कराए थे, अली बेग, तरगी, फिर मलिक नायक। छठा वाला जो होता है फाइनली, मलिक काफूर के नेतृत्व में
गाजी मलिक ने किस मंगोल को हराया था? तो कवक को, जो अंतिम में आता है कवक, अंतिम में आता है कवक। इस दोनों में ये तरगी और सल्दी कुतलू ख्वाजा। ठीक है, और सबसे पहले है कादर खां दवा खां। याद रहेगा? तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए। तो ये मंगोल वाला हो गया। अब है इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, इक्ता प्रणाली दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों द्वारा प्रशासनिक, सैनिक और भू राजस्व व्यवस्था के लिए अपनाई गई एक प्रणाली थी। इक्ता का अर्थ क्या होता है? धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि को प्रदान करना। दिल्ली सल्तनत में प्रांत को ही इक्ता बोला जाता था। इस व्यवस्था की शुरुआत भारत के बाहर फ्रांस क्षेत्र से हुआ था। भारत में इक्ता की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने किया था, लेकिन वास्तविक रूप से शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। जब मोहम्मद गोरी ने 1192 में पहला इक्ता किसको दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कहाँ का? हाँसी हरियाणा का क्षेत्र दिया था। हाँसी हरियाणा का क्षेत्र दिया तो ऐबक हंसने लगा ये इक्ता पाके, ऐसे याद हो गया। तथा फिर मलिक नासिरुद्दीन अल्तास है, इसको कच्छ का क्षेत्र दिया। ऐबक को हाँसी हरियाणा का क्षेत्र दिया तो हंसने लगा, और मलिक नासिरुद्दीन अल्तास को कच्छ का क्षेत्र दिया। ठीक है, उसके बाद इक्ता प्रणाली 1226 में दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद शुरू किया। अब यहाँ पे यही शुरुआत हो गई। ये पूछेगा इक्ता प्रणाली कब शुरू हुआ था? तो तमीज़ ने 1226 में शुरू किया, यानी कि सुल्तान बनने से 3 साल पहले। 1229 में सुल्तान बनता है तो 1226 में शुरू किया। याद रखेंगे, ये भी डेट पूछ सकता है टीआरडी में। इक्ता प्रथा, इक्ता प्राप्त करने वाला प्रधान व्यक्ति को मुफ्ती, हाकिम, नाजिब, नायाब, वली, इक़्तिदार बोला जाता था, जबकि बहराम शाह के समय आगे जाके वजहदार बोला गया था। किसके समय इक्ताओं को वजहदार बोला गया? तो बहराम शाह के समय। यहाँ पे सवाल पूछते हैं, किसने बहराम शाह के समय आक्रमण किया था मंगोल? तो तैयार बहादुर। मुक्ति, मुक्ति क्या है? तो मुक्ति का कर्तव्य है कि वह सैनिक अभियानों का नेतृत्व करे और अपना इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखे। मुक्ति लोगों पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका था, और उसका पद वंशानुगत ना रहे, ट्रांसफरेबल रहे। तो ये सब जो है काम किसका है? मुक्ति का है। किसान अभियानों का नेतृत्व करे, कानून व्यवस्था बनाए रखे, पद वंशानुगत ना रहे, ट्रांसफरेबल होते रहे। ये सब मुक्ति का काम था। इक़्तिदार का काम क्या था? तो इक्ता में प्रशासनिक और सैन्य कार्य को पूरा करना, शांति स्थापना करना, लगान वसूलना। इक़्तिदार अपना वेतन और सैनिक प्रशासनिक खर्च निकाल के शेष जो पैसा आता था उसको फवालिल के रूप में राजा के राजकोष में जमा करता था। इक्ता का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, लेकिन ट्रांसफरेबल था। इक्ता प्रथा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सियासतनामा से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सियासतनामा से। ये भी पूछा हुआ सवाल है। अब इक्ताओं में चेंजिंग देखते हैं। बलबन के समय क्या हुआ? तो बलबन क्या करता है? इक्ताओं का पुनर्गठन करता है। तो कौन इक्ताओं का पुनर्गठन करता है? बलबन। बलबन क्या करता है? ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्ति करता है ताकि भ्रष्टाचारी क्या हो, खत्म हो सके। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? दूर दराज के क्षेत्रों में अलाउद्दीन खिलजी मूर्तियों के रूप में इक्ता आवंटित किया। ठीक है, अब से मतलब क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी? सेना के स्थान पर अब नगद देना शुरू किया, यानी कि अब इक्ता को क्या करता है? समाप्त। इक्ता प्रथा को समाप्त कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, फिर जीएसटी जो है, जीएसटी आता है, वो क्या करता है? जीएसटी ने मुक्ता और उसके अधीन सैनिकों के वेतन प्रत्यक्ष रूप से विभाजित किया। जीएसटी क्या करता है कि जो वेतन है उसका विभाजन करता है। एमबीटी क्या करता है? मुक्ति और वली का काम अलग अलग कर लेता है। ठीक है, मुक्ति और वली का काम अलग कौन करता है? ये करता है एमबीटी करता है। तो बोले ना, मत बात करो, मुक्ति और वली का अलग कर दिया, ऐसे याद करवाए थे। वली उल खराज को प्रदान करता है कौन? एमबीटी। इक्ता प्रणाली को कार्य में बटाए, कर संग्रह अलग काम करेगा और सेना अलग काम करेगा। मुक्ति का काम होगा कर संग्रह, वली का काम होगा सैन्य कमांडर के रूप में। इसका वर्णन इब्न बतूता भी करता है। एफएसटी जो है, इक्ता का पद वंशानुगत बन गया। मुक्तियों ने अपने इक्ता में सैनिकों में आवंटित करने के इक्ता उप आवंटित भी करने व्यवस्था शुरू किया। लोदी के समय क्या हुआ? सिकंदर लोदी के समय मुक्ताओं को वफादार या वजादहार, अविहित यानी कि अयोग्य कहा किया जाने लगा। ठीक है,
ये बहराम शाह के समय भी, बहराम शाह के समय एकताओं को क्या बोलते थे? बहराम शाह के समय एकताओं को बोलते थे वजहदार। ठीक है, तो ये एकता प्रथा वाली बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ बात पूछ रहे हैं, हलाकू लूट मंदिर किसके समय आया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, याद रहेगा। तायर बहादुर का किसके किसके समय आक्रमण हुआ मंगोल नेता? एक तो रजिया के समय बहादुरी दिखाया, एक बहराम शाह के समय। चाचा के समय किस मंगोल आक्रमण का हुआ? तो अब्दुल्ला का पोता जो था, हलाकू का पोता जो था अब्दुल्ला, उसका हुआ था। यही मंगोलपुरी नाम पे शहर बस गया। ठीक है, खिलजी के समय कौन कौन था? तो खिलजी के समय पहला दावा खां के नेतृत्व में 6 हुआ। पहला दावा खां, ठीक है, फिर है दावा खां था, सेकंड में कौन था? सेकंड में सल्दी था, फिर थर्ड में क्या है? कुतलुक ख्वाजा, जो ख्वाजा खिला के मार दिया था नुसरत खां को। फिर चौथा में मलिक तरगी, फिर जो मिर्गी लगा के अलाउद्दीन खिलजी को सीरी के किला में छुपने के लिए मजबूर किया। फिर मलिक तरगी और एक और था। फिर लास्ट में कौन था? कवक, जिसको मलिक काफूर के नेतृत्व में फंगस को जीएसटी हराया। ये पूरा हो गया याद। अब किसका मकबरा कहाँ है? ये भी टीआरडी में पूछा जाता है। कैसे मरा? तो ऐबक, ये पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गया 1210 में। कहाँ पे? लाहौर में। फिर से इल्तुतमिश, ये बामियान अभियान से जब वापस आ रहा था उसी समय हुआ। इसका मकबरा कहाँ है? कुतुब मीनार परिसर में। यह भारत का पहला मकबरा है जिसने शासक ने खुद ने बनाया था। यहाँ से ये भी सवाल पूछता है, किस शासक ने अपना मकबरा खुद बनवाया था? तो तमीज़ ने। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रजिया इसे हटाकर खुद शासिका बनी थी, याद है। नासिरुद्दीन मोहम्मद, सुल्तानगरी का मकबरा, नासिरुद्दीन मोहम्मद का सुल्तानगरी का मकबरा है, ये दिल्ली में है। ठीक है ना। नासिरुद्दीन मोहम्मद ये तमीज़ का पुत्र होता है, इसी ने बनवाया था। भारत का पहला इस्लामी मकबरा है नासिरुद्दीन मोहम्मद का। फिर उसके बाद है राजकुमार मोहम्मद की ये बलबन। तो राजकुमार मोहम्मद की मृत्यु पे, ये मोहम्मद इसका बेटा है, इसकी मृत्यु पे शोक जताया है, तो शोक में ही मर जाता है। कुतुब मीनार परिसर में इसको भी दफनाया गया है बलबन को। इसका मकबरा को क्या बोलते हैं? दारुल अमान। दारुल अमान। बलबन ने भी अपना मकबरा क्या किया था? स्वयं बनवाया था अपने समय में ही, तमीज़ के जैसा। भारत में सबसे पहले इस्लामिक मेहराब का जो हम लोग देखते हैं, मेहराब किस में प्रयोग हुआ है? ट्रू रूप में। तो ट्रू रूप में बलबन के मकबरा में ही वास्तविक मेहराब का यूज़ हुआ है। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है? तो सीरी किला में, कुतुब मीनार परिसर में ही है। एफएसटी का हौज खस में है। एमबीटी और जीएसटी का तुगलकाबाद में है। जीएसटी ही तुगलकाबाद शहर बनाया था एफएस। ठीक है ना। और एफएसटी के बारे में याद रखेंगे, एफएसटी अपना मकबरा भी स्वयं बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था दिल्ली में ही। ठीक है, दिल्ली में ही बनवाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा कौन है? इब्राहिम लोदी बनवाया था दिल्ली में ही, जिसको लोदी गार्डन के नाम से जानते हैं। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनाया था। और आपको याद रखेंगे, जो सिकंदर लोदी का मकबरा है एक अष्टभुजा मकबरा है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? पानीपत में। बहलोल लोदी का मकबरा क्या है? तो एक बार याद रखेंगे कि बहलोल लोदी का मकबरा भी भारत में ही है। और ग्वालियर अभियान से आते समय लू से मृत्यु हो गया था। लू से मर गया कौन? बहलोल लोदी। फिर फिरोज शाह बहमनी का मकबरा कहाँ है? कर्नाटक के गुलबर्गा में। फिरोज शाह बहमनी का कर्नाटक के गुलबर्गा में। तो ये सब याद हो गया। फिर से यहाँ पर है, कौन सा सुल्तान अपने फरमानों में अपने अमीरों को मसंद अली बोलता था? तो बहलोल लोदी ही बोलता था। इतना ये सब याद हुआ ना।
अब आते हैं सल्तनत कालीन सिक्कों पे। तो मोहम्मद बिन कासिम के सिक्कों को क्या बोलते थे? दिरहम सिक्का। कैसे याद किए कर कराते हैं बच्चों को? तो कासिम रहम करो ना, पहला शासक हो मुस्लिम तुम। फिर मोहम्मद गज क्यों जजिया लगा रहे हो? फिर मोहम्मद गजनबी के सिक्का क्या था? संस्कृत मुद्रा लेख युक्त सिक्का। ठीक है, दिल्ली वाला सिक्का भी बोलते हैं। तो कैसे याद कराते हैं? संस्कृत मुद्रा लेख युक्त सिक्का इसका है। तो ट्रिक है इसका कि फारसी गांजा पी के फारसी की जगह संस्कृत लिख दिया। मोहम्मद गौरी का सिक्का जो है इस पे देवी लक्ष्मी का आकृति बना था, गौरी का आकृति बना था। तो लक्ष्मी गौरी एक साथ। तमीज़ का जो सिक्का है, तमीज़ के सिक्का का कहानी क्या है कि ये तमीज़ जो है ये शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला सुल्तान है। शुद्ध अरबी सिक्का चलाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तमीज़ है। इसका ट्रिक है ताज़ा चाट। ता से मतलब तमीज़, जा से मतलब कि जीतल, क्या चीज़ का? तांबा का। चाट से चांदी का टंका चलाया। जो चांदी का टंका है 175 ग्रेन का था। इसका अनुपात है दोनों का, तांका और जीतल का 1:48 पे। फिर आपको याद रखेंगे टकसाल पर अपना नाम अंकित करने वाला ये पहला शासक था। टकसाल पर अपना नाम अंकित करने वाला ये पहला शासक कौन बना? तमीज़ बना। फिर सिक्का पर अपना ये उपाधि अंकित कराया था क्या? सुल्तान आजम। ये महान सुल्तान था, सुल्तान आजम। ठीक है। फिर है बलबन। फिर क्या है? बलबन। बलबन ने क्या उपाधि लिया था? बलबन ने उपाधि लिया था। और एक बात याद रखेंगे कि इल्तुतमिश जो है सिक्कों पर अपना खलीफा का जो उपाधि है वो भी अंकित कराया था, बगदाद के खलीफा का भी उपाधि। फिर है बलबन। फिर क्या है? बलबन। फिर क्या है? बलबन। बलबन क्या है? चांदी सिक्का जारी किया। बलबन क्या है? चांदी सिक्का जारी किया। और बलबन के बारे में याद रखना, ये टीआरई में पूछा हुआ है कि बलबन अपने सिक्के पे कौन सा उपाधि अंकित कराया था? तो नासिर आमिर उल मोमिन, नासिर आमिर उल मोमिन, नासिर आमिर उल मोमिन। फिर एक और भी उपाधि अंकित कराया था, अल सुल्तान अल आजम, जिसको बोलते हैं महान शासक। इसका मतलब हुआ अल सुल्तान अल आजम। एमबीटी क्या है? पहला शासक था जिसने टोकन करेंसी यानी कि प्रतीकात्मक मुद्रा चलाया। एमबीटी है चांदी की जगह तांबा का मुद्रा चलाया था। और सिक्के पे कलमा खुदवाने वाला भी पहला शासक कौन है? एमबीटी है, याद रखेंगे। और सिक्के अदली कौन पूछे कौन चलाया? तो अदला बदली वाला काम कौन कर रहा था? एमबीटी। और फिर ये बोले कि किसने अपने सिक्के पे, ये बहुत मस्त सवाल है टीआरई पे, क्योंकि नासिर आमिर उल मोमिन तो पूछ लिया हुआ है बलबन वाला। अब जो टीआरई में पूछ सकता है आपको ये वाला एमबीटी वाला कि सिक्के, ये एमबीटी वाला सिक्के पर उपाधि, सिक्के पर उपाधि, सिक्के पर उपाधि किसने अंकित कराया था? ये एमबीटी ने अपने सिक्के पे कौन सा उपाधि अंकित कराया था? तो अल सुल्तान जिल्ला। अल सुल्तान जिल्ला, जिल्ला का इसका मतलब हुआ ईश्वर का छाया। किसने अपने सिक्के पे अल सुल्तान जिल्ला यानी कि इसका अर्थ हुआ ईश्वर का छाया अंकित कराया? एमबीटी। कैसे याद रखोगे? तो एमबीटी पढ़ा लिखा आदमी था ना, तो पढ़ा लिखा आदमी क्या है? छाया वाला बात करेगा। ठीक है। अल सुल्तान जिल्ला। सबसे पहला शासक तांबा सिक्का चलाया, यही है एमबीटी। फिर उसके बाद है सल्तनत कालीन सिक्कों में सबसे प्रमुख सिक्का कौन था? जीतल। सल्तनत कालीन सिक्कों में सबसे प्रमुख सिक्का कौन था? जीतल। तो ट्रिक इसका क्या है? जीत गया। क्या है ट्रिक? जीत गया, जीतल। एक सल्तनत कालीन टक्का कितने जीतल के बराबर होता था? 46 से 45। इसमें सबसे बढ़िया सवाल हमको यही लगा था कि किसके सिक्के पे अल सुल्तान जिल्ला लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ईश्वर का छाया। था एमबीटी। पढ़ा लिखा आदमी ही क्या करेगा? छाया देगा, छाया की बात करेगा। इसे याद करो। एफएसटी, एफएसटी के सिक्कों पर क्या अंकित है? तो एफएसटी के सिक्के पर अंकित है खलीफा का नायब। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल है टीआरई के लिए। खलीफा का नायब मतलब खलीफा का प्रतिनिधि। ये लाइन किसके सिक्कों पर अंकित है? तो एफएसटी। एफएसटी अपने आप को क्या समझता था? कि हम खलीफा का प्रतिनिधि है अपना। फिर एक बात याद रखना, एफएसटी का एक उत्तराधिकारी था फतेह खान, उसका पुत्र, उसका भी नाम अंकित कराया था इस फतेह खान का। फिर एफएसटी 3 प्रकार का और सिक्का जारी करता है, विस्क, अद्दा, शशगानी। विस्क, अद्दा, शशगानी। विस्क, अद्दा, शशगानी। इसका जो शशगानी सिक्का है वह चांदी का रहता है। ठीक है, बाकी सब तांबा का रहता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी, यह पहला शासक है जिसने सिक्कों पर अपना उपाधि अंकित करवाया।
अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक है जिसने सिक्के पे उपाधि अंकित कराया। ये भी देखिए पॉइंट वाली बात है। सिक्के पे उपाधि अंकित कराने वाला पहला शासक कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसने कौन सा उपाधि अंकित कराया? सिकंदर सानी। क्या उपाधि अंकित कराया? सिकंदर सानी। फिर एक मुबारक खिलजी भी था, खिलजी वंश से संबंधित। उसने सिक्का पे कौन सा उपाधि अंकित कराया था? तो खलीफतुल्लाह, क्योंकि इसने खुद को ही खलीफा मान लिया था। मुबारक हो आप खलीफा है, तो खलीफतुल्लाह। बहलोल लोदी। बहलोल सिक्का जो है सल्तनत कालीन अकबर तक चला। यह सिक्का जो है तांबा का बना होता था, ठीक है। अक्सर 1/40 टंका के बराबर होता था। ये बहलोल सिक्का 1/40 टंका के बराबर होता है। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, फिर से यहाँ पे आप लोग से एक सवाल पूछा जाता है कि कुल सुल्तान ने बगदाद के अंतिम खलीफा का उपाधि धारण किया था। तो मतलब कि बगदाद के अंतिम खलीफा है ना, तो उसका उपाधि अपने सिक्का पे अंकित कराने वाला कौन है? तो अंतिम खलीफा का नाम है अल मुसत्तसिम। अल मुसत्तसिम कौन था? अलाउद्दीन मसूद शाह। ये वही है अलाउद्दीन मसूद शाह जो बहराम शाह के बाद शासक बना था गुलाम वंश में। बहराम शाह के बाद जो शासक बना था ना अलाउद्दीन मसूद शाह, तो वही बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुसत्तसिम, इसका उपाधि, इसका नाम अंकित कराया था। और इस अल मुसत्तसिम को हलाकू जो क्या करता है मंगोल नेता, मार देता है। अब है, लेकिन याद रखेंगे नोट कि इल्तुतमिश ने भी अपने ये सिक्के पे खलीफा का नाम अंकित कराया था, जिसका नाम है अल मुतस्सिर बिल्ला। इसी से तो सुल्तान का पद प्राप्त किया था 1239 में, ठीक है। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जहाँ पे हम भूल रहे हैं, तो एक तो ये है बलबन का उपाधि क्या सिक्का पे? नासिर आमिर उल मोमिन। दूसरा एमबीटी ने सिक्के पे क्या किया था? छाया वाला एक उपाधि अंकित कराया था, जिसका नाम है अल सुल्तान जिल्ला, जिसको ईश्वर का छाया बोलते हैं, अल सुल्तान जिल्ला। फिर है एफएसटी ने सिक्के पे क्या अंकित कराया था? तो खलीफा का नायाब, खलीफा का यानी कि प्रतिनिधि। खिलजी ने सिक्के पे क्या अंकित कराया था? सिकंदर सानी। उसके बाद किस सुल्तान ने बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित कराया था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह जो बहराम शाह के बाद था, ठीक है। अब अंतिम खलीफा का नाम क्या था? अल मुसत्तसिम। इसमें रॉ लगा देंगे, सी मौ की जगह मुतस्सिर हो जाएगा तो पहला खलीफा, और मौ लगा देंगे तो मुतस्सिम तो अंतिम खलीफा, ठीक है। याद हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मोहम्मद गोरी ने भारत में अपना पहला इक्ता किसे दिया था? तो ऐबक को दिया था। वो भी कहाँ का? हाँसी दिया। तो ऐबक क्या किया? हरियाणा में हंसने लगा, हाँसी हरियाणा। फिर से यहाँ पर किसके शासनकाल में बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम पहली बार अंकित हुआ, ठीक है ना। तो अंतिम खलीफा का नाम पूछ रहा है। पहली बार अंकित कराने वाला तो इल्तुतमिश था, लेकिन अंतिम खलीफा का नाम हो जाएगा क्या? अलाउद्दीन मसूद शाह। 1229 में जब बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को कौन सा उपाधि प्रदान किया गया? बगदाद का खलीफा जब उसको सुल्तान का पद दिया था, कि उपाधि भी दिया था तमीज़ को, वो कौन सा? तो सुल्तान आजम, सुल्तान आजमस, सुल्तान आजमस, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है। मकबरा निर्माण में प्रयुक्त स्क्रेच शैली। मकबरा निर्माण में प्रयुक्त स्क्रेच शैली का जन्मदाता किसको बोला जाता है? तो तमीज़ को ही बोला जाता है। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि इस शैली के द्वारा क्या है, गुंबद के चौकार में गोलाई लाने हेतु इस शैली का प्रयोग करता था। जैसे मकबरा का निर्माण हेतु, इस मकबरा का निर्माण भी कौन किया था? यही किया था, नासुद्दीन मोहम्मद का मकबरा बनवाया था ये सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे शासक, उसका उपाधि का ट्रिक, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी कौन सा उपाधि लिया था? तो ये भारत का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि लिया था। मोहम्मद गजनी ही लिया था, गाजा पी के, ठीक है, जिसने सुल्तान की उपाधि लिया। मोहम्मद गोरी
इसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन या मोहम्मद बिन साम। ये भी सुल्तान की उपाधि लिया। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। ऐबक ने लिया था मलिक सिपह सलाह का उपाधि लिया था। कुरान का ज्ञाता था लाख बख्श, लेकिन ये सुल्तान की उपाधि नहीं लिया। दानशीलता के कारण लाख बख्श का उपाधि लिया। सबसे बढ़िया उपाधि पूछेगा तमीज़ का। तमीज़ ने खलीफा से जब पद प्राप्त किया था, खलीफा इसको कौन सा उपाधि दिया था? सुल्तान आजमस। उसके बाद जो किसको गुलामों का गुलाम बोलते हैं, तो तमीज़ को बोलते हैं गुलामों का गुलाम। इसे नासिर अमीर उल मोमिन, इसे नासिर अमीर उल मोमिन का भी उपाधि लिया। ठीक है, सुल्तान बनने के बाद ये कौन सा उपाधि लिया था? नासिर अमीर उल मोमिन का। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक है दिल्ली सल्तनत में। याद रहे नासिर अमीर उल मोमिन, ये बलबन भी अपने सिक्के पे उपाधि अंकित कराया था, याद है ना। रजिया का कौन उपाधि है? उदतुल निस्वा। बलबन का कौन सा उपाधि है? जिले अल्लाह। बलबन कौन सा उपाधि लिया? जिले अल्लाह। ओलुग खा जो नसरुद्दीन मोहम्मद दिया ये उपाधि, नियामत खुदाई। ठीक है ना, उलुग खा जिले अल्लाह नियामत खुदाई अपने सिक्के पे कौन सा उपाधि अंकित कराया था? नासिर अमीर उल मोमिन। फिर अलाउद्दीन खिलजी भी नियामत खुदाई की उपाधि लिया, और सिकंदर सानी अपने सिक्के पे भी ये उपाधि अंकित कराया था। फिर एक और भी उपाधि लिया था जिसको बहुत बड़ा उपाधि लिया था अलाउद्दीन खिलजी, यामीन उल खिलाफत नासिर उल मोमिन। इसका मतलब हुआ खलीफा का दाहिना हाथ। फिर है मुबारक खिलजी क्या कौन सा उपाधि लेता है? खलीफा का, इसलिए इसको बोलते हैं खलीफतुल्लाह की उपाधि कौन लिया? मुबारक खिलजी। मुबारक को अपने आप को खलीफा ये समझ गया। इसका पूरा नाम क्या था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। एक और भी उपाधि लिया था अल इमाम उल इमाम। मुबारक खिलजी एक और भी उपाधि लिया था अल इमाम उल इमाम। नासिरुद्दीन खुसरो क्या है? पैगंबर का सेनापति अपने आप को बोला। ये वही नासिरुद्दीन खुसरो जो कन्वर्टेड हिंदू है। फिर से यहाँ पे है गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि लेता है मंगोल को हरा के। एमबीटी को क्या बोलते हैं? दुनिया का खान बोलते हैं। एमबीटी का दो नाम, एक जौना खा, एक उलुग खा। उलुग खा कौन दिया इसका नाम? तो जीएसटी दिया। इसके पिता ही एमबीटी को अलगू खा नाम दिए। ऐसे इसको जौना खां भी बोलते हैं, अमीर उल मोमिन भी बोलते हैं, और जिले अल्लाह मतलब ईश्वर का छाया। याद है ना, जिले अल्लाह की भी उपाधि लिया था, ईश्वर की छाया। ठीक है। खिज्र खा क्या लेता है? सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रैयत आला की उपाधि लेता है। और एफएसटी जो है ये खलीफा का नायब की उपाधि लेता है। खलीफा का नायब मतलब खलीफा का प्रतिनिधि के रूप में लेता है। और एक सैयदुस सलातिन की भी उपाधि लेता है, सैयदुस सलातिन। अब यहाँ पे देखो, दिल्ली सल्तनत में शिया वर्सेस सुन्नी कब हुआ? एफएसटी के समय हुआ, क्योंकि एफएसटी कट्टर सुन्नी था और सूफी संत और शिया के खिलाफ था। लेकिन याद रखें एफएसटी को एक सूफी संत क्या किया था? साथ दिया था, चिरागे देहलवी, जो एमबीटी के खिलाफ था। चिरागे देहलवी। महिलाओं को मकबरा मजार पे जाने पर प्रतिबंध लगाया। कभी ऐसा पूछे दिल्ली सल्तनत में स्थापित पहला शिया वंश कौन था? तो सैयद वंश। ये शिया वंश है, यानी कि पहले शिया शासक खिज्र खा था, जिसके पहले सब सुन्नी थे। अब कौन किसका वजीर था ये भी इम्पोर्टेंट है। जुनैदी दो आदमी का वजीर था, रजिया का भी था, तमीज़ का भी था। तमीज़ के बाद जुनैदी रजिया का भी बना, लेकिन कैसे याद रखेंगे? रजिया का इसी जुनैदी से पंगा हो जाता है। रजिया का इसी जुनैदी से पंगा हो जाता है, जिस कारण जुनैदी बोलता है कि अब हम जुनून में आ गए, अब हम रजिया के अंदर काम नहीं करेंगे एक महिला के अंदर। फिर आते हैं यहाँ पे जो लोधी शासक है उसके बारे में। लोधी शासक के बारे में आते हैं। पहले एक नासिरुद्दीन महमूद का कौन होता है? मल्लू इकबाल। कौन होता है? मल्लू इकबाल। फिर है लोधी शासकों के बारे में आते हैं। मुबारक शाह, कैसे याद कराते हैं? मुम में आ। तो मुबारक शाह, महमूद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो मुबारक शाह के समय होता है सरवर मुल्क। महमूद शाह के समय भी सरवर मुल्क। अलाउद्दीन आलम शाह के समय कौन होता है? हमीद खां। ये हमीद खां क्या करता है? अलाउद्दीन आलम शाह के जो है आखिरी लोधी शासक को मारता है और बहलोल लोधी को आमंत्रित करता है। इसका वजीर भी कौन बन जाएगा? हमीद खां।
याद किसका नहीं हो रहा है? सरवर। सरवर याद कर दो इसका, लोधी में सरवर है। और एक हमीद खां है। हमीद खां तो याद ही हो गया। हमीद खां बहलोल लोधी का क्या बन गया? हमदर्द बन गया, लेकिन अलाउद्दीन आलम शाह का हमदर्द नहीं बन पाया। सिकंदर लोधी का कौन है? मियाँ बूबा। याद है ना, जो मोट मस्जिद का निर्माण कराया था, मियाँ बूबा। एफएसटी का कौन है? मलिक मकबूल, जिसके नाम पे ये एफएसटी खाने जहाँ तेलंगाना मस्जिद बनवाया था, अष्टभुजी मकबरा बनवाया था। मलिक मकबूल खाने जहाँ तेलंगानी मकबरा भी बनाया मलिक मकबूल के लिए। एमबीटी के समय अयाज। कौन है? अयाज। तो ट्रिक इसको ये कैसे ट्रिक से याद कराए थे? एमबीटी को अयाज पे, नाज नहीं, क्योंकि सारा योजना क्या हुआ? फेल हुआ। सारा योजना क्या हो गया? एमबीटी को अयाज पे, नाज नहीं, क्योंकि सारा योजना फेल हुआ। जीएसटी के समय ख्वाजा खातिर था ख्वाजा खातिर। तो जीएसटी से क्या खाए? ख्वाजा खाए तेरे खातिर। जीएसटी से ख्वाजा खाए तेरे खातिर। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन था? नुसरत खां। ये वही नुसरत खां है जो कि रणथंभौर अभियान में मारा जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी के समय ख्वाजा खातिर। बलबन के समय, तब बलबन के समय कोई वजीर नहीं था, ये सोम वजीर और नायब मामलिकात के पद पर आया था। भी नायब मामलिकात के पद पे किससे लड़ के आया था? ये पूछा था तैयारी में, तो रेहान से लड़ के। फिर मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी के समय याद रहे, मुबारक खिलजी एक ही आदमी को भरोसा करके वजीर और नायब का पद दे दिया था। वही जो आदमी इसका फील्डिंग सेट कर दिया था, उसका नाम क्या है? नासिरुद्दीन मोहम्मद खुसरो शाह। नासिरुद्दीन मोहम्मद खुसरो शाह। फिर से उसके बाद है बहराम शाह। उसके बाद क्या है? बहराम शाह। बहराम शाह का कौन वजीर था जो इसका फील्डिंग सेट कर दिया था? तो मुहज्जब उद महजाबुद्दीन या मुहज्जब उद दिन या महजाबुद्दीन, यही ऐसे करके नाम आदमी भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम किस में भूलते हैं? इसमें भूलते हैं। एक तो इसका मुहज्जब उद महजाबुद्दीन, ये याद रहेगा बिल्कुल। हमीद खां, ये कहानी तो याद ही है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमदर्द किसका बना किसका नहीं बना? जुनैदी वाला भी याद ही है, जुनून आ गया। मलिक मकबूल भी याद ही रहेगा, खाने जा तेलंगानी का। अयाज पे नाज नहीं। नुसरत खां भी मर गया था, याद है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ गया है एक्स्ट्रा, तो देख लेते जहाँ पे मेरा गलती हुआ था। यहाँ पे किडनी कहाँ पे रहता है? तो एब्डोमेन शब्द प्रयोग होता है इसका, और उसमें पीठ की रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर, पीछे का जो हड्डी होता है बैकबोन, उसके दोनों ओर। ठीक है, आंट के दोनों ओर नहीं, पीठ के पेट के हड्डी के दोनों ओर। फिर से द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर बीच मिनिस्ट्री। सेंसस कमिश्नर की बात आ रही किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? सेंसस में मैंने पढ़ाया था गृह मंत्रालय, इससे कंफ्यूजन ना हो, परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर है यहाँ पे झारखंड और पूर्वी भारत में करम उत्सव के दौरान क्या होता है कि आदिवासी लड़कियों का एक साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। जो अविवाहित लड़की है, ये लोग क्या करते हैं? बोते हैं जौ, एक तरीके से फर्टिलिटी की पूजा करते हैं। तो करम उत्सव मनाते हैं ये लोग। तो किस आदिवासी के द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है? तो जावा। करम उत्सव जावा आदिवासी मनाते हैं। फिर है कि वह एकमात्र पड़ोसी देश कौन है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, पहली बात तो वो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा कंडीशन ये है कि बिम्स्टेक का सदस्य है, वो बिम्स्टेक का भी सदस्य होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि सार्क का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो तीन कंडीशन है। सबसे पहले तो ऑप्शन से ही देख के काट सकते हैं कि कौन
ये भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ तो सीमा साझा नहीं करता, तो इसका आंसर थाईलैंड नहीं होगा। अब ये तीनों में से होगा, लेकिन ये जो होगा ये भी याद रखें कि बिम्स्टेक का भी सदस्य होना चाहिए और सार्क का नहीं। तो आइए देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। तो सार्क में कौन कौन है? पाकिस्तान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, साथ में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश है। म्यांमार नहीं है सार्क में, ठीक है, सार्क में म्यांमार नहीं है। लेकिन बिम्स्टेक में कौन है? यही आ जाता है, थाईलैंड और म्यांमार। बिम्स्टेक में म्यांमार और थाईलैंड आता है, लेकिन भारत के साथ सीमा कौन साझा करता है? म्यांमार ना। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। और सार्क के साथ कौन कौन करता है? उस सब भारत का आसपास का देश है सार्क में, केवल म्यांमार को छोड़ के। अब बिम्स्टेक में भी सब भारत का पड़ोसी देश है, म्यांमार को लेके प्लस प्लस थाईलैंड। उधर मालदीव से तो इधर थाईलैंड है, उधर मालदीव से एक्स्ट्रा में इधर थाईलैंड है। कहीं याद करोगे तो इस दोनों जगह हम लोग कहाँ जाते हैं? मसाज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे सल्तनत काल में भूमि का प्रकार। तो सल्तनत काल में जो है टोटल 4 प्रकार की भूमि है, खालसा, अनुदान, इक्ता, उस्र। खालसा भूमि वो है जो राजा के अधीन, डायरेक्ट राजा के अधीन होता है, ठीक है ना। अनुदान भूमि क्या है बताएंगे। इक्ता भूमि जो इक़्तिदार के अधीन होगा। उस्र भूमि ये मुस्लिम तुर्क सुल्तान के अधीन जो था वो था। इनाम भूमि 3 तरीके का भूमि था, मिल्क भूमि, वक्फ भूमि, इनाम भूमि। मिल्क भूमि जो इनाम के रूप में मिलता है, वक्फ भूमि जो धार्मिक कार्य हेतु राजा देता है, इनाम भूमि भूमि जो राजा पेंशन के रूप में देता है। तो इनाम, पेंशन, वक्फ धार्मिक कार्य, और ये इनाम के रूप में देता है। किस राजा ने अनुदान, इक्ता और उस्र भूमि को कम करके खालसा का विस्तार किया? तो सभी का अधिकार छीन लिया था। खालसा भूमि का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी ने किया। निम्न में से कौन एक अनुदान भूमि नहीं है? इक्ता अनुदान भूमि नहीं है, खालसा अनुदान भूमि नहीं है, उस्र उस्र ये भी नहीं है, मिल्क, वक्फ और इनाम ये 3 अनुदान भूमि है। उस्र तो मुस्लिम क्या है, तुर्क सुल्तान, ये उस्र क्या है, यह मुस्लिम तुर्क सुल्तानों के अधीन था, उसको उस्र भूमि बोलते थे। अनुदान भूमि कौन हुआ? मिल्क, वक्फ और इनाम। अब यहाँ पे देखिए कर व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में थोड़ा देखते हैं। तो कर व्यवस्था किस प्रकार का था? तो कर व्यवस्था एक धार्मिक कर, एक अधार्मिक कर। इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है। जजिया ज़कात क्या था? धार्मिक, अधार्मिक क्या? खुम्स खराज। जजिया गैर मुसलमानों पर लगता, ज़कात जो है मुसलमान पे ही लगता है, उसके इनकम का 2.5% धार्मिक कर। खुम्स क्या है? लूट के माल का। खराज क्या है? भू राजस्व। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त कि ये दोनों है आर्थिक। खराज में सबसे ज़्यादा बोलते हैं हम लोग। खराज क्या है? भू राजस्व कर को ही खराज बोलते हैं, ठीक है, जो सभी से लिया जाएगा। अब उस्र क्या है? तो मुसलमान से लिया गया भूमि कर को उस्र बोलते हैं। उस्र किसको बोलते हैं? मुसलमान से लिया गया भूमि कर को उस्र बोलते हैं। सिंपली खराज क्या है? तो सिंपली भू राजस्व है। यहाँ पे बोल रहा है कि मुसलमानों को ज़कात खराज कर, जबकि हिंदुओं को जजिया और खराज कर देना पड़ता था, ठीक है। यानी कि जो खराज कर है, भूमि कर, ये दोनों को देना पड़ता है। खराज कुल उपज का कितना था? तो 1/3 से 1/2%, 33% के आसपास। सल्तनत काल में कृषि की बात करते हैं तो मसाहत पद्धति, इसमें खिलजी क्या किया था? भू राजस्व पद्धति, बिस्वा मानक, जमीन का नापी कराया। कुनकर नस्ब प्रणाली, इसमें क्या अनुमान के आधार पर राज कराया। फिर से निर्यात तकनीक, सिंचाई तकनीक है। नदाफ किसको बोलते थे? नदाफ, तो जो रुई बुनकर होते थे ना उनको नदाफ बोलते थे। कलई विधि क्या है? धातु कला विधि। अनिल वारा क्या था? व्यापारियों का तीर्थ स्थल था अनिल वारा उस समय। अक्के सर्व क्या है? सिंचाई कर है। एफएसटी लगाता है उपज का 1/10%। फिर है खिलजी, दिल्ली का वो पहला सुल्तान जिसने भूमि का माप का आदेश दिया। अलाउद्दीन खिलजी दिया था भूमि का माप का आदेश।
लेकिन उपरोक्त सभी राजा भूमि का माप करवाया था। ये सभी भूमि का माप कराया, लेकिन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। कुछ टर्मोलॉजी, अबाब क्या है, अतिरिक्त कर, गौण कर, फवाजिल क्या है, अधिशेष राजस्व, खिदमत क्या है, पराजित राजाओं को से कर देना, इसको कैसे याद कराते हैं, खिदमत है कि केवल टैक्स लेके छोड़ दिया, वरना राज हड़प लेता। महसूल क्या है, भू राजस्व का अनुमान हो गया। हक के खेती क्या है, यूपीएससी में पूछा था। चौधरी मुकद्दम के द्वारा और किसानों से वसूला गया लगान है ना, तो उसका एक निश्चित भाग अपना हक के रूप में अपने पास रखता था। मुक्ताई क्या है, तो लगान निर्धारण की प्रणाली है मुक्ताई। मुक्ताई क्या है, लगान निर्धारण की प्रणाली है मुक्ताई। ये हमको याद नहीं है, याद करो। उसर क्या है, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। मुक्ताई क्या है, लगान निर्धारण की प्रणाली थी। तरकात क्या है, तो बलवन का ताकत देखो, ट्रिक इसको याद कराता है, बलवन का ताकत देखो। तो बलवन जो इक़्तिदार से किया गया जब्त भूमि ना, उसको तरकात बोलते हैं। ये भी हमको याद नहीं, इसको याद करो, तरकात। बलवन जो इक़्तिदारों से किया है उसको जब्त भूमि, उसको तरकात बोलेंगे। सदका क्या है, धार्मिक कार्य। हक के सर्व याद किया। फनम क्या है, सिक्का है। एक तो तरकात याद नहीं है हमको, एक मुक्ताई। मुक्ताई भू राजस्व प्रणाली, और तरकात क्या है, बलबन जो इक़्तिदारों से भूमि जब्त किया उसको तरकात बोलते हैं। फिर सल्तनत काल में व्यापार। सल्तनत काल में व्यापार से संबंधित कुछ पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत का व्यापारिक रिलेशन यूरोप, चाइना, एशिया तक था, यानी कि बाहर से भी रिलेशन था। सल्तनत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है, देवल बंदरगाह, इम्पोर्टेंट, देवल बंदरगाह। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान काबुल या मक्का का द्वार बोला जाता था, सूरत, मक्का का द्वार। तो इसी सूरत में मक्का देख के आदमी जिसका सूरत अच्छा होगा वही मक्का का द्वार कहलाएगा। ये बीपीएससी में पूछा था सूरत बंदरगाह के बारे में। ऐसे सबसे प्रमुख है देवल। किस इतिहासकार ने तुगलक वंश को के समय तृतीय नगरीकरण का काल कहा, मोहम्मद हबीब तृतीय नगरीकरण का काल कहा। याद रहे सल्तनत काल में कई सारे नगर बसाए गए थे, केवल एफएसटी ही 300 नगर बसाया था, याद रहेगा ना। अब यहाँ पे सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था। सुल्तान या उसके इक़्तिदार केवल उपज या फसल का एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल किया करते थे, ठीक है। किसान अपनी भूमि का स्वामी होता था, लेकिन राज केवल भू राजस्व का ही अधिकार होता था, भू स्वामित्व का नहीं। मतलब जो राज है केवल उसको भू राजस्व से मतलब है, भू स्वामी से नहीं। भू राजस्व निर्धारण की कौन कौन सी प्रणाली प्रचलित थी उस समय, तो बटाई, अनुमान के आधार पे, कंकुट, मसाहत, ये तो पता ही है। लेकिन कबूलियतनामा, इकारनामा ये प्रचलन में नहीं था। कबूलियतनामा, इकारनामा ये प्रचलन में नहीं था। नक्श बताइए, कुनकुट बताइए, मसाहत, ये सब का नाम सुनेंगे हम। यहाँ पे किस सुल्तान ने भूमि के पैमाइश के दर पर लगान का निर्धारण प्रणाली को समाप्त कर कटाई यानी कि हुक्का ए हासिल प्रणाली शुरू किया, तो जीएसटी। आपको याद होना चाहिए कि जीएसटी जो है, अब यहाँ देखिए ये हो गया, हाँ यहाँ पे थे हम लोग, तो यहाँ पे थे, यहाँ पे पूछ रहा था कि किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारण प्रणाली को समाप्त कर कटाई हुक्का ए हासिल प्रणाली को शुरू किया, तो आंसर क्या होगा, जीएसटी। अलाउद्दीन खिलजी समाप्त किया, लाया था, और जीएसटी उसका हर एक काम उल्टा कर रहा था। ये आंसर क्या होगा, ऐसे भी याद रखना है कि जीएसटी भूमि का पैमाइश कराया था, जीएसटी ये एक है, लेकिन इसका उल्टा काम कौन करेगा, हर एक चीज़ जीएसटी, तो ऐसे याद हो गया। भू राजस्व वसूली होती, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो एफएसटी ने। एफएसटी ठेके पर देने की प्रथा शुरू की थी, याद है ना, बताए थे, बिल्कुल याद आना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या शामिल था, तो कर दिया अधीनस्थ शासक, ग्राम का मुखिया, गवर्नर, लेकिन पटवारी इसमें शामिल नहीं था। जो भी टैक्स देने वाला शासक उसमें ये शामिल था, ग्राम का मुखिया, गवर्नर, पटवारी शामिल नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी ने लगान वसूली की नकद के स्थान पर अनाज के रूप में भी कर लेना क्यों पसंद किया, क्योंकि अब ये पूछता कारण उपज के रूप में भू राजस्व वसूली में नगरों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित रहे और बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर सके, इस कारण। फिर से यहाँ पर है चरसा, चरखी, डुकली, लाठा, सकिया,
इस सिंचाई प्रणाली से संबंधित शब्द चरसा चरखी, चरछा चरखी दुकली लाटा सिकिया। वैसे कृषि स्रोतों में ये जानकारी मिलती है कि भारत में 14वीं सेंचुरी में चरखों का प्रयोग हुआ था। फतुहा थे सलातीन का इसामी की कोड़े तथा रेशम की भांति। कुछ यहाँ पे दिक्कत हो गई है बच्चों। अब यहाँ पे है कोड़े तथा रेशम के भांति सीरियन कागज की जानकारी किसने दिया? तो अमीर खुसरो देता है इस बात की जानकारी। सीरियन कागज की जानकारी किसने दिया? अमीर खुसरो देता है। ठीक है। फिर से लोधी के स्थापत्य कला में जो भी सबसे सुंदर है उसका संक्षिप्त रूप मोट मस्जिद में विद्वान है। किसका कथन है? तो मार्शल का। बताया था मोट मस्जिद के बारे में किसने बोला? मार्शल। स्थापत्य कला पे अधिकांश कौन बोलता है? मार्शल ही बोलता है। सिकंदर लोदी ने अपने समय में के निर्माण कार्य में कुछ नवीनता का समावेश किया था। बिल्कुल सही है, कुछ नवीन चीज़ समावेश किया था। उसकी क्या विशेषता थी? एक तो सबसे पहला एक गुंबद की जगह दोहरा गुंबद का प्रयोग किया। दूसरा बात है मकबरों का विन्यास चौड़ा था जिससे बरामदा नहीं था। इसके बाद अष्टकोणीय मकबरा बनवाया अपना, लेकिन आगे चलकर शेरशाह का भी अष्टकोणीय मकबरा बरामदा भी बनने लगा। मतलब इसमें बरामदा नहीं था सिकंदर लोदी वाला में, लेकिन शेरशाह वाला में बरामदा भी बनने लगा अष्टकोणीय मकबरा के साथ साथ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस निर्माण कार्य के बारे में अमीर खुसरो बोला कि पानी के बीच में निर्मित गुंबद समुद्र स्तर के बुलबुले के समान है? तो अमीर खुसरो इसका जो अलाउद्दीन खिलजी है हौज खास बनाया था, हौजे सलाई अलाई। इसी के बारे में ये कथन बोलता है कि पानी के बीच निर्मित ये कैसा है? बुलबुले के जैसा है। जीएसटी द्वारा निर्मित तुगलकाबाद के बारे में सही कथन क्या है? तो ये रोमन शैली से प्रभावित है। 56 कोट नामक दुर्ग का किले के अंदर कराया गया है। 56 कोट नामक दुर्ग के अंदर इसका स्थापना कराया गया है तुगलकाबाद का। दुर्ग का दीवार मिस्र के पिरामिड की आकार तरह अंदर झुकी है, ये भी सही है। तुगलकाबाद के किले में निर्मित महल के बारे में किसने बोला कि यह बहुत सूर्य जैसा चमकता है? तो इब्न बतूता। बोला था ना इब्न बतूता की एक बात बताऊं, तुगलकाबाद का जो महल है वो सूर्य जैसा चमकता है। ये एनसीईआरटी का ही लान है कि 56 कोट नामक दुर्ग है, उसके अंदर ही तुगलकाबाद शहर बसाया गया था। और ये दुर्ग का जो दीवार है मिस्र के पिरामिड के तरह अंदर की ओर झुकी हुई है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जीएसटी का मकबरा के बारे में कथन। अब जीएसटी के मकबरा के बारे में कथन है कि मकबरे का ढाल दीवार लगभग मिस्र के पिरामिड की तरह है, जो यह योद्धा जैसा लगता है। फर्ग्यूसन बोलता है, फर्ग्यूसन भी बहुत चीज़ बोला हुआ है स्थापत्य पे। मकबरा का शिखर हिंदू वास्तुकला यानी कि कलश हमला है। जीएसटी का जब मकबरा देखोगे तो वो उसके शिखर पे हिंदू वास्तुकला यानी कि कलश जैसा है। जीएसटी अपना मकबरा अपने समय में ही बनवा लिया था ताकि आगे चल के इसको जीएसटी ना लगे। मकबरा में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो ये सब चीज़ याद रखेंगे जीएसटी के मकबरे पे। फिर संगीत के विद्वानों में किसे सल्तनत काल में बिहारी बुलबुल का उपाधि मिला? बिहारी बुलबुल किसे बोला गया? तो बिहारी बुलबुल बोला गया चिंतामणि को। ठीक है, ठीक। बुलबुल को चिंता नहीं होना चाहिए। संगीत का रचनाकार कौन किया है? सारंगदेव। दीवान बोला जाता था कविताओं के संग्रह को। दीवान किसको बोलते हैं? कविताओं के संग्रह को। मध्यकाल में पाक शास्त्र मुसलमानों पे फारसी भाषा में लिखित चित्रांतिक ग्रंथ का नाम क्या था? नियतनामा। जो मुसलमानों पे लिखा गया था पाक शाक वाला चित्रांतिक ग्रंथ, उसका नाम क्या था? नियतनामा। तो ऐसे याद रखो, पाक शाक नियत क्या होना चाहिए? पाक शाक होना चाहिए। बोलते हैं हम लोग पाक शाक के साथ नियत पाक शाक होना चाहिए। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? अब यहाँ पे देखो प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक बोल रहा है, तो मुबारक खुसरो सही प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक है। ठीक है, कि नासरुद्दीन मोहम्मद। मुबारक खुसरो खा होगा। इसको याद कराया था कैसे? खुश रहो हिंदू, खुश रहो हिंदू। ठीक है, ना कि नासरुद्दीन खुसरो। ठीक है,
ये तो अंतिम खिलजी शासक है। इस दोनों में से ऑप्शन है क्या? मुबारक खुसरो खां। दिल्ली के सल्तनत पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक कौन है? मुबारक खुसरो। मुबारक खिलजी नहीं, मुबारक खुसरो खां। मुबारक खुसरो खां, ठीक है, मुबारक खुसरो। मध्यकाल के प्रांतीय स्थापत्य कला, ये हमको याद नहीं है तो इसको अच्छा से याद करेंगे। मध्यकाल में प्रांतीय स्थापत्य कला किस मध्यकालीन प्रांतीय राजवंश के संरक्षण में विकसित स्थापत्य कला का सर्वोत्तम माना जाता है? तो मध्यकाल में और भी प्रांतीय स्थापत्य कला विकसित हुआ, लेकिन इसमें गुजरात में जो स्थापत्य कला विकसित हुआ सर्वोत्तम माना जाता है। फिर आपको बता दें, बंगाल जौनपुर में दिल्ली सल्तनत से विशिष्ट शैली का विकास हुआ। ये यूजीसी का लाइन है, तो बोलोगे हाँ, बंगाल जौनपुर में बहुत दिल्ली सल्तनत को लेकर आक्रमण भी होते रहा है, कोई कोई विद्रोह कर देता था। वह सूफी संत कौन था जिसने इस युग का दूसरा महान संगीतज्ञ माना जाता था? पीरबोदन। दिल्ली सल्तनत को इस युग का महान संगीतज्ञ माना गया है पीरबोदन को। उत्तर और दक्षिण भारत का प्रशासनिक एकता स्थापित किया एमबीटी। पढ़ा लिखा आदमी तो प्रशासनिक एकता स्थापित करेगा। अकाल संहिता निर्माण किया एमबीटी। दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माह से हुई थी? किसकी उत्पत्ति हिंदू माह से हुई थी? एफएसटी की। इसलिए तो इस शरीयत के नियम को बहुत कठोरता से लागू करना चाहता था। अपने कर्मचारियों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया एफएसटी। सबको खुश करने के चक्कर में रहता था। यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधे पर ले जाएंगे। ये लाइन किसका है? तो सिकंदर लोदी का है। सिकंदर लोदी का बात सभी मानता था। मतलब सिकंदर लोदी को अपने अमीरों पर इतना विश्वास था, इस समानता पर आधारित कोई भी लोधी शासक है समानता को बहुत प्रेफर करता था। समानता मतलब बोला, सिकंदर लोदी ये बोलना दिखाना चाहता था कि अगर हम अमीर लोग को भी बोल देंगे ना कि तुम मेरे गुलाम को बैठा के ले जाओ कंधे पे, तो ये नहीं सोचेगा कि हम गुलाम को बैठा रहे हैं, वो मेरा बात मान लेगा, ले जाएगा। भेदभाव नहीं है मेरे समय में, ठीक है। फिर यहाँ पे है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शिया सूफी मुहादियों तथा महावादियों के प्रति असहिष्णुता नीति अपनाया? वही एफएसटी है, सिकंदर लोदी नहीं है। एफएसटी है, शिया सुन्नी वाला काम करता है। एफएसटी उलेमा के प्रभाव में आकर गैर सुन्नी है संप्रदाय के प्रति, ये तो खुद क्या था? एफएसटी क्या था? शिया की सुन्नी था, ठीक है। फिर है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें कुछ हम लोग तुलनात्मक कर रहे हैं किस बात को लेके, कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण राज्यों को नहीं मिला है, लेकिन उसे पराजित करके और कर दिया था। लेकिन एमबीटी है दक्षिणी राज्य को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिलाए। इसमें भी सबसे पहले जीएसटी मिलाता है, एकदम इसका उल्टा काम करता है। 1324 में जीएसटी के समय एमबीटी के नेतृत्व में वारंगल का हुआ था अपहरण। माबर मदुरई। किस मध्यकालीन ग्रंथ में मुक्ति को बारे में मालूम पड़ता है? मुक्ति मतलब एकता के बारे में मालूम पड़ता है। सियासतनामा, निजाम उल मुल्क का जो है बुक सियासतनामा, उसी में एकता या मुक्ति के बारे में पता चलता है। निजाम उल मुल्क का है बुक सियासतनामा, याद रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का विस्तार को लेकर विवाद है, किसके किसके बीच में? फरिश्ता बोलता है कि ये तो पूरा हमारा फरिश्ता था, ये बोलता है पूरा संपूर्ण साम्राज्य में था। बर्नी बोलता है मारे बर्नी से न केवल दिल्ली के आसपास रहे। याद हो गया। फिर से ये बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है कि एमबीटी ने किस साल राजधानी परिवर्तन किया था? 1327 में किया था राजधानी परिवर्तन। लेकिन फिर बीपीएससी ने पूछा कि एमबीटी ने पुनः अपनी राजधानी का दौलताबाद से दिल्ली कब लाया? तब 35 में। तो कैसे याद रखेंगे? काम 35 फिर दोबारा करना चाहे लोगों का। ये दोनों डेट याद कराए थे। एमबीटी का खुरासन अभियान, एमबीटी क्या है? खुरासन अभियान में राशन का भी अग्रिम धनराशि दे दिया था 3.7 लाख सैनिकों को। एमबीटी ने ईरानी शासक अबू सैयद को हराने हेतु, किसको? एमबीटी ईरानी शासक जो अबू सैयद है, उस अबू से बदला लेने के लिए लेने हेतु मंगोल शासक तमरासिरिन और मिस्र शासक से दोस्ती कर लिया। लेकिन मिस्र के शासक अबू सैयद से मिल गया और तमरासिरिन को गद्दी पर हटने से योजना असफल हो गया। अब क्या है, एमबीटी क्यों खुरासन अभियान किया? क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति का लाभ लेना चाहता था। वो अबू सैयद को हराने के लिए तमरासिरिन से दोस्ती करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो मिस्र का शासक तमरासिरिन
ये मंगोल शासक तमरासिरिन अब मिस्र शासक और ये अबू सैयद आपस में मिल जाता है, ठीक है, तो एमबीटी का अभियान असफल हो जाता है। तो ये ट्रिक से याद रखें कि यहाँ पे इसमें ईरानी शासक किसको हटाना चाहे, अबू सैयद से बदला लेना चाहा, अबू से बदला लेना चाहा, लेकिन तमरासिरिन पलट गया, अबू से बदला लेना, इसे ट्रिक के रूप में याद कर सकते हो। एमबीटी का सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, बर्नी क्या बोलता है कि यह तांबा का सिक्का जारी किया था। फरिश्ता क्या बोलता है यह सिक्का पीतल या कांसा का था। फरिश्ता क्या बोलता है यह पीतल या कांसा का था। एमबीटी का सांकेतिक सिक्का को कानूनी रूप दिया और उनका मूल्य सोना और चांदी के सिक्के के बराबर रखा। कानूनी रूप दिया एमबीटी अपने सिक्के को, उसका मूल्य सोना और चांदी के बराबर रखा, तभी तो वो बोला कि ये सिक्का दीजिए, बाद में सोना चांदी ले जाइए। सुल्तान इस योजना का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जो चांदी का कमी हो रहा था, उसके कमी होने के कारण बाजार में चांदी के मूल्य के तांबे, कांस्य और पीतल के सिक्के जारी किया। मुख्यतः तांबे को ही सांकेतिक मुद्रा बोला, ठीक है। बर्नी बोला कि हर घर हिंदू टकसाल बन गया था, तो मार बर्नी से, बर्नी क्या बोला हर घर हिंदू टकसाल बन गया था, तो मार बर्नी से हर घर हिंदू टकसाल बन गया था। फरिश्ता बोला था क्या पीतल वाला बात बोला था, अब बर्नी क्या बोला था तांबा। बर्नी तांबा, हर घर हिंदू टकसाल, फरिश्ता बोला था पीतल या कांस्य, पीतल या कांस्य। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ और सवाल हम आपसे पूछते हैं। कभी आपको टीआरई में ये सवाल पूछ दे कि एमबीटी किस वर्ष सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को अपनाया था, तो 1330 में। कब? 1330 में। और ये योजना पाँचों में से कौन है? डीआरसी केक की। ये तो 25 में किया था, ये 27 में किया था, और ये 30 में, और ये 37 में, और ये 38 में किया था। ये 30 में किया था। 30 में क्या किया? सांकेतिक मुद्रा को फिक्स करना चाहा। एक तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन गया। दूसरा है, अगर ऑप्शन में रहे एक से ज़्यादा ऑप्शन, तो पीतल का भी उपयोग किया था एमबीटी, और चांदी की जगह पे तांबा का भी उपयोग किया था। तांबा पीतल दोनों का उपयोग किया था, लेकिन सबसे अधिक उपयोग किया था वो, एक को चुनना रहे को तो तांबा है, लेकिन एक से अधिक ऑप्शन रहे तो तांबा पीतल दोनों का मिश्रण यूज़ किया था। क्योंकि फरिश्ता तो बोलता है पीतल की जानकारी देता है, पीतल और कांस्य की, और बर्नी किसकी जानकारी देता है? तांबा की। गॉर्डन चाइल्ड नाम का एक, गॉर्डन ब्राउन नाम का एक आदमी था, वह बोलता है कि इसका कारण क्या है, चांदी का कमी होने का कारण कौन बनाता है? गॉर्डन ब्राउन। फरिश्ता एक और बोला कि हर घर टकसाल बन गया था, ठीक है। ये ब्राउन, बर्नी बोला था कि मार बर्नी से हर घर टकसाल बन गया। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। अब खलीफा और शासक के बीच में क्या था संबंध, उसको लेके पहला प्रशासन में समझेंगे। अच्छा, एक बात याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत धर्म प्रधान राज्य था। अधिकांश सुल्तान खलीफा के पद को सम्मानित करने का वास्तविक लक्ष्य था। मतलब खलीफा को सम्मानित करना ये लोग चाहता था, जिससे कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो सके। जैसे कि पहला सुल्तान कौन था, तो ये खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। यही पूछा था कि टीआरई में कब किया था, तो 1229 में। दिल्ली सल्तनत ना तो धार्मिक राज, ना ही धर्मनिरपेक्ष रास्ता, यह पूर्णतः शासकों पर निर्भर करता था। ये भी लाइन सही है, पूर्णतः भी नहीं था। खिलजी, खिलजी क्या है? यामुन इन अलाउद्दीन खिलजी। यामीन इन खिलाफत की उपाधि दिया, यानी कि इसका मतलब है कि खलीफा का दाहिना हाथ। ये यानी कि भले धर्म को राजनीति से अंदर अलग कर रहा है, लेकिन खलीफा पद को परंपरा समाप्त नहीं कर रहा है। यानी कि पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति नहीं दिया था। अगर ये सवाल पूछे आपने पद की स्वीकृति पहला सुल्तान को जिसने नहीं दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी है। यही बीपीएससी का सवाल था। और उसके बाद ये भी याद रखें, मुबारक खिलजी ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने खलीफा का उपाधि खुद ले लिया। एक तो लिया ही नहीं ना, खुद लिया ये, लेकिन ये खुद ले लिया था। और सैद्धांतिक और व्यावहारिक तौर पे खिल्लत प्राप्त किया खुद ही। और मतलब खिलजी का जो बेटा था वही खिलतुल्लाह को उपाधि प्राप्त किया। मतलब खलीफा परंपरा को ही समाप्त कर दिया। कौन? मुबारक खिलजी। मुबारक को एमबीटी क्या किया कि अपने सिक्के पर नाम हटाकर खलीफा का नाम लिखवाया, यानी कि एमबीटी भी खलीफा के प्रति मान सम्मान शो कर रहा है। फर्स्ट क्या किया, ये दो बार खिल्लत प्राप्त किया। ये तो दो बार आज अभिषेक भी कराई, तो भाई फिरोज साहब बहुत अमीर आदमी है ही। अपने को कहा खलीफा का नायब, क्या बोला था? ईश्वर का प्रतिनिधि। खलीफा का नायब मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि, ये वाला उपाधि लिया था। ये शरीयत के अनुसार प्रशासन चलाया,
ये भी होगा। अब उसके बाद है, तो यहाँ पे बीपीएससी में यही था। बीपीएससी का सवाल कहाँ गया? बीपीएससी का सवाल यहाँ पे ये था। बीपीएससी का सवाल, कि किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इल्तुतमिश करेगा? नहीं, ये तो खुद इससे उपाधि ले रहा है। बलबन करेगा? नहीं ना, ये भी खलीफा का दाहिना हाथ वाला उपाधि लेता है। अलाउद्दीन खिलजी करेगा? हाँ, एक खिल्लत प्राप्त कर अप्रत्यक्ष तरीका से सबसे पहले खलीफा का विद्रोह यही किया था। बिल्कुल सही है। ये क्या किया था? यही किया था। आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, यही आंसर होगा, क्योंकि ये खलीफा से उपाधि लिया ही नहीं। ठीक है। और इसके बारे में आंसर क्या है? मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी भी आंसर सही होगा। ये भी होगा, क्योंकि ये खुद ही खलीफा की सत्ता की मान्यता देना बंद किया। ठीक है ना, और अपने आप को खलीफा को उपाधि ले लिया। यहाँ पे भले बलबन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक खलीफा की मान्यता को कम किया, लेकिन मुबारक खिलजी तो खलीफा की मान्यता को समाप्ति कर दिया था। खलीफतुल्लाह शब्द की उपाधि लिया, अपने सिक्का पर भी अंकित कराया। ठीक है ना, तो ये होगा। रैम्बिटी क्या है? ये भी खलीफा के प्रति अच्छा भाव शो करता है। तो आंसर क्या होगा? 3-4। बीपीएससी किसको माना है? 3-4। तो यहाँ पे याद रखेंगे, बीपीएससी में जो पूछा था, बीपीएससी जो पूछा था क्या होगा? 3-4। तीन, एक अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक खिलजी, यही दोनों खलीफा का मान्यता को विद्रोह किया। ठीक है। अब यहाँ पे कि प्रशासन को लेकर क्या क्या विचार था? प्रशासन को लेकर क्या क्या किसका किसका विचार था, इसको देखेंगे हम लोग थोड़ा देर बाद में। तो देख ही लेते हैं कि बलबन का क्या विचार था। थ्योरी ऑफ किंगशिप दिया, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट दिया, शासन के सिद्धांत दिया कि राजाओं को इस बड़ी अधिकार के समान माना जाना चाहिए, राजत्व का सिद्धांत दिया, बड़ी फतवा है जादारी में बताया है। जैसे राजत्व के सिद्धांत को याद है ना? हाँ, रक्त लोह की नीति दिया, सिजदा पाविस परंपरा शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी यह राज्य को धर्म से अलग रखने का प्रयास किया, और एफएसटी के विपरीत ये शरीयत के नियम के अनुसार शासन नहीं किया था। ये भी याद रखेंगे। देखिए, एफएसटी किया था, राज संबंधी रक्त से ना हो। खलीफा फवाजिल पे रोक किया। ठीक है। किसने खलीफा की शक्ति का, ये तो हो ही गया ये सब। ठीक है।